guys, how are you? Hope you all are fine and doing very very well. हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया था, ठीक है। इंट्रोडक्शन ही चल रहा था और बीच में वीडियो कार्बोनिल के एमओटी पे ही रुक गई थी। बनाई तो मैंने पूरी थी, मैंने तो पूरा लेक्चर दिया था, बट वो पता नहीं क्या हुआ, रिकॉर्डिंग अपने आप स्टॉप हो गई। कुछ नहीं होता, मैं अब वही चीज़ थोड़ा सा दोबारा एक आपका करवाऊंगी, क्योंकि वो तो पूरा करना था ना, वो सारे पॉइंट्स थे मैंने दोबारा लिखे, दोबारा भी उसको एक्सप्लेन करूंगी। बट आज की मेन क्लास में क्या होने वाला है ये तो पहले एक्सप्लेन करेंगे। मेन है फॉस्फीन, ठीक है। हमारे आज हम करेंगे कि जैसे मेटल और कार्बोनिल ने बॉन्ड बनाया, ठीक है, तो जो ये मेटल है ये बैक बॉन्डिंग कर रहा है, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे कि मेटल बैक बॉन्डिंग ज्यादा अच्छे से करे या कम अच्छे से करे, तो दे फैक्टर्स हम लोग करेंगे, उनके रोल प्ले करेंगे। और सेकंड ना, देखो फॉस्फीन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, और आता है तो 4 मार्क्स का ही आता है हमेशा सीएसआई नेट में। अगर आपने दे रखे होंगे और प्रीवियस ईयर देखे होंगे कि फॉस्फीन जब लगता है तो उससे क्या इफेक्ट होता है। फॉस्फीन की भी साइड ग्रुप क्या है, फिनाइल है, अल्काइल है, अराइल है, अल्कोक्साइड है, क्योंकि ये बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है और 4 मार्क्स का है, तो ये हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो ये डायग्राम तो पता चली गया था, ये तो मैंने प्रीवियस क्लास में बनाया था, तो अगर आप डायरेक्टली इधर आ रहे हैं तो पहले फर्स्ट क्लास देखेंगे, ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। ये मैंने बता दिया था, ये हम ऐसे ही बनना था। हम यहाँ पे थे और वीडियो स्टॉप हो गई थी। मैंने ये बोला था कि जैसे ये हमने जो ये रेड कलर के मैंने ऑक्सीजन के दिखाए थे, ये मैंने ब्लैक वाले कार्बन के दिखाए थे। ये मैंने बोला था ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसकी जो ऑर्बिटल्स हैं थोड़ी सी नीचे होंगी एज कंपेयर टू कार्बन, है ना। यहां तक बात चल रही थी। बात क्वेश्चन हमने ये इसलिए बनाया था, 2 मेन क्वेश्चंस थे कि जो हमारा ये कार्बोनिल है, इसमें कार्बन के पास भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जब मेटल इसके पास आता है तो कार्बन ही क्यों डोनेट करता है, ऑक्सीजन भी तो डोनेट कर सकता है। एक तो ये क्वेश्चन था, और सेकंड हमारा ये क्वेश्चन था कि जो ये सिग्मा 2pz है, इसका थोड़ा सा एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर होता है, ऐसा क्यों, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन के लिए हमने एमओटी को ड्रॉ किया था। ये था, हमने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, ठीक है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो जो सिग्मा 2pz है, ये हमारा इसका क्या हो गया, इस एमओटी का कार्बोनिल का होमो हो गया, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। और इसका जो ये पाई स्टार है वो इसका हो गया लुमो। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम सिग्मा स्टार भी तो एम्प्टी है, तो ये इसका लुमो क्यों नहीं बना। भाई ये भी तो एम्प्टी है, आप इसमें डाल दो, सिग्मा स्टार में भी तो इलेक्ट्रॉन जा सकता है ना जब मेटल डाले तो इसका आंसर क्या है, देखो एक होता है होमो, एक होता है लुमो, ठीक है। होमो और लुमो हमें पता है। होमो क्या होता है, वैसे मैं बहुत बार बता चुकी हूँ अपनी क्लास में, मैं फिर भी रिवाइंड करवाऊं। इट इज हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो हमेशा ध्यान रखना, जो भी होमो होगा इट शुड बी ऑफ हायर एनर्जी, जो डोनेट करेगा वो हायर एनर्जी का होना चाहिए, और जो ऑर्बिटल एक्सेप्ट करने वाली है वो हमेशा लोएस्ट एनर्जी की होनी चाहिए। इस चीज को आप दिमाग में रखेंगे। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों भाई, होमो हायर का लुमो लोएस्ट का क्यों। खुद सोचो, ये जब अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो ऐसी ही स्पीशीज को देना चाहेगा ना जहां पे उसकी एनर्जी लो हो जाए। वो जिसके साथ बॉन्ड बनाएगा, हम बॉन्ड क्यों बनाते हैं, हम स्टेबिलिटी क्यों चाहते हैं, ताकि हमारी एनर्जी लो हो जाए। वो पहले से हाईएस्ट एनर्जी पे है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इट इज ऑफ हायर एनर्जी, सी इज वांट्स टू लो एनर्जी, वो अपनी एनर्जी को लो करना चाहता है। तो ये इसलिए ये जो है अपनी एनर्जी को लो करना चाहता है, इसीलिए इसकी हायर एनर्जी होती है। मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हायर एनर्जी के होते हैं, और ऑब्वियसली वो अपनी एनर्जी को लो करना चाहते हैं, तो इसलिए लूमो की एनर्जी हमेशा लो और हायर की एनर्जी, एचओमो की एनर्जी हमेशा हाई होती है, ठीक है। चलो ठीक है। अब यहां अगर हम देखें तो अगर इन सब में देखें फील्ड ऑर्बिटल यही है, और यही सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी की है, इसलिए ये बन गया होमो। अब मेरी बात आई लुमो की। अगर लुमो देखो तो ये दोनों और ये एम्प्टी है, तो हमारी लुमो कैसी होनी चाहिए, लोएस्ट एनर्जी की, इसलिए पाई स्टार तो उसका हो गया लुमो। चलो ये बात तो हमारी सॉल्व हो गई। अब आते हैं सेकेंड बात कि कार्बन क्यों डोनेट करता है, ऑक्सीजन क्यों नहीं करता। 2 मेन बातें हैं। अगर हम इसको देखें, इस हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखें, तो ये जो है ना, ये कार्बन के ज्यादा पास है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन के उतने पास नहीं है, तो इसलिए जो ये लोन पेयर है वो डोनेट करता है कार्बन, ना कि ये ऑक्सीजन। पहला रीजन कि आप क्या रीजन देंगे, द हाईएस्ट HOMO ऑफ कार्बन, मतलब जो ये है सिग्मा 2pz इज नियर टू कार्बन, ये नियर है कार्बन के, जिसके वजह से ये डोनेट करता है। सेकेंड, अगर आप ये देखोगे इन ऑर्बिटल्स को देखो, अगर मैं ये कहती कि ये बता दो इसमें और इसमें कौन होमो बन सकता है, तो हमने बोला होमो क्या होना चाहिए, हाईएस्ट एनर्जी का होना चाहिए। तो अगर आप कार्बन को देखोगे तो इसका होमो ज्यादा ऊपर लाई कर रहा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये थोड़ा सा दूर होगा, तो इसका होमो हाईएस्ट एनर्जी का है, इसीलिए ये डोनेट करता है। तो दो रीजन हो गए, एक तो सिग्मा 2pz कि सिग्मा 2pz कार्बन के ज्यादा पास है इसलिए ये लोन पेयर डोनेट करता है, फर्स्ट। सेकेंड, जो ये कार्बन का अगर हम होमो देख लें और ऑक्सीजन का होमो देखें, सिर्फ इंडिविजुअल अगर आप देखो तो होमो ऑफ कार्बन इज ऑफ हायर एनर्जी एज कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन, सो इट डोनेट्स। ठीक है, ये बात तो मेरे क्लियर हो गई एमओटी को देख के। थर्ड एमओटी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बॉन्ड ऑर्डर का, कि अगर मैं इसी को देख लेती और मैं कहती बॉन्ड ऑर्डर निकालो, कैसे निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर, जितने बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं हम, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। बॉन्डिंग कितने, 2 4 6 8, मेरे लिए तो ये बॉन्डिंग है ना, क्योंकि ये मेरी एंटी बॉन्डिंग है, 3 बॉन्डिंग 3 एंटी बॉन्डिंग। तो मैं क्या करती है 2 4 6 8 माइनस 2, यहाँ पे सिर्फ एंटी बॉन्डिंग में 2 ही है, अपॉन 2 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2, सॉरी ये आ गया हमारा 6, 8 2 6, ये आ गया 3, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3 और मैं पेपर में लगा गई 3। एक ये भी ट्रिक से निकालते हैं, एक और ट्रिक से भी निकालते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने थे 14, तो मैंने हमारी एमओटी अगर आपने देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था 4 - 1 कर देना, जो आ जाएगा वो हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 3, तो मैं 3 पे लगा देती, पर आपका ऑप्शन हो जाता है गलत, क्योंकि ये जो सिग्मा 2pz है ना, इट्स नॉट बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल नहीं है, ये होती है एंटी बॉन्डिंग। अब आप पूछोगे मैम क्यों ये एंटी बॉन्डिंग क्यों होगी, हम तो हमेशा ऐसे करते थे, ये 3 ऐसे 3 ऐसे। आप एक और चीज भी देखते होगे कि ये वाला देखो, जैसे ये दोनों ने मिले तो इसने एक लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल बनाया, एक हायर एनर्जी का ऑर्बिटल बनाया, तो जो लोअर का बनाया वो इससे भी लोअर है और इससे भी लोअर है, ये हाइयर है तो इससे भी हाइयर है और इससे भी हाइयर है। बट अगर आप इसको देखोगे सिग्मा 2pz को, ये बॉन्डिंग अगर होता तो ये इससे भी लो होता और इससे भी लो होता, मतलब यहां लाई करना चाहिए था, पर ये लाई कर रहा है 2p ऑफ ऑक्सीजन से ऊपर, जिसके वजह से इसमें आ जाता है स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग करेक्टर, और जब इसमें आ जाता है स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग करेक्टर तो ये बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है गलत। इसका करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 2 4 6, ये एंटी बॉन्डिंग करेक्टर है इसका, -2 और 2 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 1, तो बॉन्ड ऑर्डर उसका हो जाएगा 1, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। चलो, कि मतलब सिग्मा 2pz का स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग करेक्टर है, इसको दिमाग में रखना है, ठीक है, क्योंकि ये 2p ऑफ ऑक्सीजन से थोड़ा सा ऊपर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग में आता है, वो ये, अब ये तो मेरी कार्बोनिल थी, अब मेटल आया, ठीक है, ये मेरा कार्बोनिल था, ये मेरा मेटल आया, ठीक है। अब हमारे डाउट क्लियर हो गए कि कार्बन डोनेट करेगा, हमें पता है every ligand is first sigma donor, then it is a pi acceptor ligand। जैसे pi acceptor ligands होते हैं ना, पहले वो एक सिग्मा डोनर होते हैं, पहले वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, उसके बाद मेटल की डी ऑर्बिटल अगर वो इलेक्ट्रॉन रिच है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देती है, वो भी तब जब इसके पास भी एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, बैक बॉन्डिंग, ठीक है। इसने इसको दिया और इसने इससे लिया। अब क्वेश्चन ये आता है, ठीक है, हमारे को ये पता चल गया ये इधर देगा, ये इसको लेगा, और ये किस में एक्सेप्ट करेगा, पाई स्टार में कि सिग्मा स्टार में, पाई स्टार में। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्बन की कौन सी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है फ्रॉम मेटल,
पाई स्टार, ठीक है। और डोनेट कौन सी कर रही है, सिग्मा 2pz। डोनेट कौन सी कर रही है, सिग्मा 2pz। चल अब क्वेश्चन ये आता है कि जब ये मेटल इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो जैसे अभी तो मेरा इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। अब ये बताओ कि जब अगर मेटल अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे रहा है जो कि पाई स्टार में जाएगा, मैं रेड से दिखा देती हूँ, मान लो वो पाई स्टार में जाएगा, ये बताओ कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा कि ज्यादा। अगर आपने मेरी क्लासेस देखी होंगी तो आपका आंसर बहुत आराम से निकल आया होगा, ना करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी क्लासेस में बताया, चाहे कोऑर्डिनेशन में बताया, पता नहीं किस में बताया, कि अगर आपके इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में आते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है, और अगर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है। आज मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगी। ये मेरा बॉन्ड ऑर्डर था 1 का नॉर्मल। अब मुझे इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। देखो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू 2 4 and 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 4 and 1 5 अपॉन में 2, तो 6 में से 5 के 1/2 इज इक्वल टू 0.5। आपको पता चल गया कि जैसे ही एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आया बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया। और अगर बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया तो हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर इज directly proportional to stability and it is directly proportional to bond strength and it is directly proportional to K जो कि force constant होता है and it is directly proportional to frequency। ये बात अगर नहीं पता है तो अच्छे से देख लो इस फॉर्मूले से, frequency is equal to 1/2 pi c root ku। अभी उस पे भी जाएंगे। तो अब बातें हमारी क्लियर हो गई कि बॉन्ड ऑर्डर अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन गया तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा तो स्टेबिलिटी भी हमारी कम हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं वो आप एक एक देखेंगे, वो क्लियर हो जाएगा, फिर नए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ठीक है। देखो होमो ऑफ कार्बन इज ऑफ हाई एनर्जी सो इट्स लोन पेयर इज डोनेटेड। हायर एनर्जी का इसलिए डोनेट है। मैं इसीलिए लिख देती हूँ कि ताकि आपके नोट्स बन जाए इन शॉर्ट। Homo of oxygen is of lower energy because electronegativity of oxygen is greater than that of carbon, so its lone pair is not donated। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो थोड़ा नीचे आ गया, तो इसका जो होमो है लोअर एनर्जी का है इसलिए ये डोनेट नहीं करता। कार्बोनिल इज ऑल्सो नॉट एन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की एम्बिडेंट लिगेंड नहीं है। एम्बिडेंट लिगेंड क्या होते हैं कि अगर मान लो जैसे कार्बन ऑक्सीजन एम्बिडेंट होते तो अगर एक बार कार्बन डोनेट कर रहा है तो एक बार ऑक्सीजन भी डोनेट करता जरूर, एक साथ नहीं करते, पर एक बार कार्बन करता एक बार ऑक्सीजन करता। बट ये एम्बिडेंट नहीं है, हमेशा सिर्फ और सिर्फ कार्बन के ही लोन पेयर डोनेट होते हैं। तो ये कार्बन डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए ये क्या है, मोनोडेंडेट लिगेंड है, ना कि एम्बिडेंट लिगेंड है। सिग्मा इज ऑफ स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर एज लाइज अबव ऑफ 2p ऑक्सीजन। इससे ही सिग्मा ऊपर लाई करता है इसलिए इसमें एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर है। सिग्मा लाइन नियर टू कार्बन सो कार्बन डोनेट्स, ये इसके नियर होता है इसीलिए कार्बन डोनेट करता है। It is a monodentate ligand. Its pi star is empty, so it is a pi acceptor ligand and accept electron in pi star by back bonding। मैंने अभी बताया कि अगर मेटल डोनेट करेगा तो इसके पाई स्टार में करेगा, और अगर ये पाई स्टार में एक्सेप्ट कर रहा है तो ये क्या है, एक पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। हम बहुत अच्छे से पढ़ते कोऑर्डिनेशन में कि कार्बोनिल इज ए पाई एक्सेप्टर लिगेंड, ठीक है। नेक्स्ट, every ligand is sigma donor at first and then it can accept electron form d orbital of metal to its pi star। पहले वो एक अच्छा सिग्मा डोनर होगा, उसके बाद ये मेटल की डी ऑर्बिटल से अपनी ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करेगा। अब इसमें पाई स्टार तो पाई स्टार में कर रहा है, कुछ और होता तो किसी और चीज में करता, ठीक है। अब आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और जो आज की क्लास न्यू क्लास का बेस है और आने वाली क्लासेस का बेस है, फ्रीक्वेंसी। हम ये फॉर्मूला स्पेक्ट्रोस्कोपी में, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत पढ़ते हैं, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत पढ़ते हैं, अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ के आए हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई सी रूट ऑफ k बाई म्यू। इट इज ए फोर्स कांस्टेंट एंड इट इज म्यू जो होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होता है ना, म्यू इज इक्वल रिड्यूस्ड मास इज इक्वल टू IR²। तो ये हमारा हो गया रिड्यूस्ड मास, ठीक है। तो अब यहां से क्या कॉन्सेप्ट निकल के आता है, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट निकल के आता है। ये मेरे मेटल ने सिग्मा बॉन्ड बनाया, ठीक है। अब
मेटल अपने डी ऑर्बिटल से इसमें इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इससे क्या बनेगा, M बैक बॉन्डिंग की, C ये यहां चला जाएगा, डबल बॉन्ड O। जैसे ही मेटल अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा, इस पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, यहाँ सिंगल था डबल हो गया, यहाँ ट्रिपल था डबल हो गया। तो क्वेश्चन पता है क्या आता है कि जब मेटल इसको डोनेट कर देता है तो कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, पहला। दूसरा, इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है। थर्ड, मेटल कार्बन का बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, वीक होता है। इनकी फ्रीक्वेंसी, ये 4 तरह के क्वेश्चन मेन आते हैं जिसके ऊपर अब हम वर्क करेंगे। अब आप बताओ, ये नॉर्मल था, इसने बैक डोनेशन कर दिया, हुआ क्या, इसकी स्ट्रेंथ मेटल कार्बन की, अगर मैं इसके बारे में बात करूं कि क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड था डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, तो मेटल और कार्बन की स्ट्रेंथ तो क्या हो गई, इंक्रीजेस। ठीक है, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रखा था, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन था, पर जैसे ही मेटल ने बैक बॉन्डिंग की, इनकी स्ट्रेंथ क्या हो गई, कार्बन एंड ऑक्सीजन स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। यहां हम बात करें स्ट्रेंथ की, और यही रिलेट करता है स्टेबिलिटी के साथ। ऑब्वियस सी बात है, इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीजेस तो ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस। पहले इनका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, इसका डिक्रीजेस। इसका बॉन्ड ऑर्डर सिंगल से क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस। अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। अगर स्टेबिलिटी इंक्रीजेस तो के इंक्रीजेस, के इंक्रीजेस तो हमारा फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, क्योंकि स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के। मतलब कि जैसे ही मेटल ने बैक बॉन्डिंग की तो मेटल और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, स्ट्रेंथ बढ़ गई, स्टेबिलिटी बढ़ गई, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई। और अगर मैं कार्बोनिल की बात करूं, कार्बोनिल के साथ क्या हुआ, बॉन्ड ऑर्डर 3 था, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया हमारा, यहाँ पे डबल हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस, स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। तो मतलब जब मेटल डोनेट करता है तो ये इफेक्ट पड़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट कैरी आउट करेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे, पहला पॉइंट हम करें बैक बॉन्डिंग के बारे में कि किन किन फैक्टर से बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होती है। गाइस, अब हम करने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग पाई बैक बॉन्डिंग, कि मेटल उसको बैक करे, कार्बोनिल को बैक बॉन्डिंग करे। कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड कर सकता है। सबसे पहले चार्ज ऑन द मेटल। खुद सोचो कि अगर मेटल के ऊपर, जैसे हमारे पे ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, एक बार मेटल में 2+ है, एक बार प्लस है, एक -1 है। देखो अगर 2+ है तो ऑब्वियसली वो खुद ही कितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, एक चीज ये। और दूसरा +2 का मतलब है वो न्यूक्लियस के कितने ज्यादा पास में है, और जितने ज्यादा पास में उस पर इफेक्टिव चार्ज कितना ज्यादा है। जब उस पर जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है वो इलेक्ट्रॉन कम डोनेट कर पाएगा। तो सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज अगर ज्यादा होगा तो साइज छोटा होगा, साइज छोटा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ होल्ड करके रखेगा, तो वो पाई बैक बॉन्डिंग कम करेगा। अब -1 मान लो यहाँ पे हो जाता है M-2। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज, मैंने बोला था, मैंने क्लासेस आप देखते ही हो, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, पहली बात ये इलेक्ट्रॉन क्यों डोनेट करेगी, फर्स्ट। सेकेंड, इफेक्टिव चार्ज भी इस पे बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखा है तो ये नहीं करेगा। तो अगर इन चारों में हम पाई बैक बॉन्डिंग बनाए तो इसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, सबसे ज्यादा पोलराइजेबल, जितना ज्यादा पोलराइजेबल इजिली डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये ज्यादा इजिली डोनेट कर पाएगा। ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो कम डोनेट करेगा, नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना इजिली डोनेट करेगा, उतनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी मेटल की कार्बोनिल के साथ। ठीक है ना, इस चीज को याद रखो। नेक्स्ट, मेटल ऑफ लो ऑक्सीडेशन स्टेट फेवर्स पाई बैक बॉन्डिंग। वही वाली बात है, ऑक्सीडेशन स्टेट को देख लो, जितना ज्यादा लो होगा, जैसे कि +2 और प्लस की अगर हम बात करें तो ऑब्वियस ही बात है ना, जितना +2 +3 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जा रही, उतना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जा रहा है। लो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इजीली डोनेट करेगा। यहाँ पे नेगेटिव में हम उल्टी बात करते हैं कि -1 -2 -3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है,
ठीक है, तो ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिविटी के लिए किया गया है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखें, मिस हो गई, ये प्लस है या माइनस है, ठीक है। एक और चीज, जब लिगेंड्स बिल्कुल सेम हो, कार्बोनिल कार्बोनिल कार्बोनिल, ये भी 6 लिगेंड है, यहाँ भी 6, यहाँ पे 6, तो सीधा जो भी हमारा पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होता है वही मेटल पे चार्ज होता है। तो इस कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज है, प्लस, तो Mn पे क्या चार्ज है, Mn प्लस। यहाँ पे क्रोमियम पे कोई नहीं है तो Cr, यहाँ पे रेडियम पे नेगेटिव। मैंने अभी बोला अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन रिच। अभी इलेक्ट्रॉन रिच है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर पाएगा, बैक बॉन्डिंग कर पाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये A, B एंड C। ये तो न्यूट्रल है, ये प्लस है, तो ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल कम कर पाएगा, ठीक है। अब आते हैं, इसी में हमको ये 3 आंसर्स करने थे, बैक बॉन्डिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोनिल बॉन्ड। सबसे पहले बैक बॉन्डिंग, ऑब्वियसली इसमें ज्यादा होगा, A देन B एंड देन C। मेटल, स्ट्रेंथ ऑफ मेटल और कार्बन का बॉन्ड, मैंने बोला था अगर ये बैक बॉन्डिंग करेगा तो इसमें सिंगल से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। तो जब बैक बॉन्डिंग ज्यादा करेगा तो मेटल और कार्बन का बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्गर बनेगा। मतलब A देन B एंड देन C, मतलब C ज्यादा डोनेट करेगा, ज्यादा बैक बॉन्डिंग, ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा स्ट्रेंथ। बट अगर ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो इसके साथ बॉन्ड वीक हो जाएगा। ऑब्वियसली 3 बॉन्ड थी, 2 बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। ये इसके साथ जब बॉन्ड बना लेगा तो इसके साथ तो बॉन्ड वीक हो जाएगा ना थोड़ा सा। आपकी एक के साथ फ्रेंडशिप चल रही थी बहुत अच्छी, एक और फ्रेंड आया उसने इसके साथ फ्रेंडशिप कर ली, तो ऑब्वियसली उसके साथ थोड़ी फ्रेंडशिप कम हो जाएगी। तो वही चीज है। तो अगर हमारा बैक बॉन्डिंग इसकी ज्यादा, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा, पर कार्बोनिल की स्ट्रेंथ कम हो गई, तो सबसे ज्यादा कम किसकी हो जाएगी, C की, क्योंकि इसने बैक बॉन्डिंग की है सबसे ज्यादा। अगर एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है सब समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन हमको दे रखा है, आपको इसमें यही बताना है कि आप ये बता दो बैक बॉन्डिंग किसमें ज्यादा होगी। मैंने बोला था अगर लिगेंड सेम है और नंबर ऑफ लिगेंड भी सेम है, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो जो चार्ज लगा होता है वही मेटल का चार्ज होता है। और अभी मैंने बोला जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी ज्यादा डोनेशन। तो 4 - 2 नेगेटिव, नेगेटिव प्लस, तो क्या होगा A देन B देन C एंड D, क्योंकि तो न्यूट्रल है, ठीक है। अब आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल वन, इनमें से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। देखो स्टेबिलिटी के लिए देखते हैं हम मेटल और लिगेंड का बॉन्ड। मेटल और लिगेंड का बॉन्ड मतलब मेटल और कार्बन का बॉन्ड, जिनका मेटल और कार्बन का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा वो उतना स्टेबल होगा। और ये कब स्ट्रॉन्गर होगा, जितना वो बैक बॉन्डिंग करेगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। तो इसमें जो बैक बॉन्डिंग ज्यादा करेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। मैंने बोला यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये। अब ये न्यूट्रल लिगेंड है, पहली बात ये न्यूट्रल लिगेंड भी है। तो जो न्यूट्रल लिगेंड हो जाते हैं तो जो चार्ज वही हो गया, इस ये तो न्यूट्रल, ये 2 नेगेटिव, ये 2 प्लस, ठीक है। तो ये 0, ये 2 माइनस, ये 2 प्लस, ये -2 बहुत इलेक्ट्रॉन रिच है, बहुत बैक बॉन्डिंग करेगा। अगर मैं इसको कह दूं A B एंड C, तो B सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग करेगा, बैक बॉन्डिंग की लगा देते हैं, फिर A करेगा क्योंकि न्यूट्रल है, फिर C करेगा, ठीक है, BAC। ये बॉन्डिंग ज्यादा करेगा तो ऑब्वियसली मेटल का स्ट्रेंथ भी उतना ही ज्यादा होगा। तो यही आंसर आ जाएगा हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। अब आते हैं, ये था हमारा पूरा मेटल के बारे में। अब आते हैं नेचर ऑफ द लिगेंड, कि हमारे मेटल के ऊपर, मेटल जो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने जा रहा है, इस मेटल पे जो ये X है, अगर मैंने इस पे कौन सा लिगेंड लगाया जो मेटल की बैक बॉन्डिंग को बढ़ाएगा, सबसे पहले लगाया पाई डोनर लिगेंड। पाई डोनर लिगेंड्स कौन से लिगेंड होते हैं, वो लिगेंड जिनके पास एटलीस्ट 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 नहीं, एटलीस्ट 2 लोन पेयर, 3 4 हो सकते हैं, पर एटलीस्ट 2 होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, पाई डोनर लिगेंड। एक लोन पेयर होता है, वो होते हैं सिग्मा डोनर। पाई एक्सेप्टर लिगेंड क्या होते हैं, जिनके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल होती है टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, वो होते हैं हमारे पाई एक्सेप्टर लिगेंड, ठीक है। तो पाई डोनर लिगेंड लगा दिया मैंने, यहाँ पे मैंने वाटर लगा दिया। अब आप खुद बताओ, ये पाई डोनर लिगेंड है, ये इलेक्ट्रॉन को इसको डोनेट कर देगा, तो इसको क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन रिच बना देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन रिच है
तो ये पहले तो डोनेट ही कर रहा था, अब और इलेक्ट्रॉन रिच हो गया तो ये तो और इजिली डोनेट करेगा। जब ये और इजिली डोनेट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये बैक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बनाएगा, मतलब पाई डोनर लिगेंड्स विल इंक्रीजेस बैक बॉन्डिंग, विल इंक्रीजेस बैक बॉन्डिंग, वो बैक बॉन्डिंग को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, अब आते हैं सिग्मा डोनर लिगेंड। अब सिग्मा डोनर लिगेंड क्या चक्कर होता है, मान लो ये लगाया मैंने मेटल के साथ, ये हमारा कार्बन, ये सिर्फ इन्फ्लुएंस करता है रिएक्शन को, मतलब एज सच ये डोनेट नहीं करता है, मतलब ये क्योंकि ऑब्वियस है डोनर तो है नहीं, इट इज जस्ट अ सिग्मा डोनर, ये सिर्फ एक अपना ये बॉन्ड बना लेता है, ये इसको डोनेट नहीं करता है। तो एज सच अगर मैं इसके इफेक्ट को बोलूं तो ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नहीं बढ़ाता, एक तरीके के न्यूट्रल लिगेंड की तरह ही काम करता है। तो अगर मैं इससे कंपेयर करूं वाटर और अमोनिया में, तो वाटर बैक बॉन्डिंग ज्यादा करवाएगा एज कंपेयर टू अमोनिया, क्योंकि अमोनिया कुछ भी नहीं कर रहा, जस्ट इन्फ्लुएंस कर रहा है रिएक्शन को। ठीक है, अब आते हैं पाई एक्सेप्टर लिगेंड। यहाँ पे है PPH3 विद अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें पता है PPH3 के पास भी लोन पेयर है, ठीक है, इसे भी हम सिग्मा डोनर कह सकते थे। तो सिग्मा डोनर तो देखो सब होते हैं, पर बिकॉज उसके पास d ऑर्बिटल है, नाइट्रोजन पे तो थी नहीं, तो ये एक्सेप्ट भी कर सकता है, इसीलिए ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। तो अब आपने इसको मेटल के साथ लगा दिया, मेटल के साथ आपने इसको लगा दिया। अब आपने जब मेटल के साथ लगाया, इट इज अ गुड पाई एक्सेप्टर लिगेंड, तो ये अगर डोनेट करेगा तो वापस भी ले लेगा। तो अगर ये वापस ले लेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये क्या कर देगा, कम ही कर देगा एज कंपेयर टू उसके। तो अगर मैं इन तीनों में ऑर्डर लगवाऊं कि कौन बैक बॉन्डिंग ज्यादा कराएगा, तो वाटर सबसे ज्यादा कराएगा, फिर अमोनिया और फिर PPH3। और इसी को अगर हम जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखे तो सिग्मा डोनर, उसके बाद हम पाई डोनर, क्योंकि पाई डोनर है, फिर सिग्मा डोनर और उसके बाद पाई एक्सेप्टर लिगेंड। तो अगर इस तरीके के लिगेंड्स लगे होंगे तो सबसे ज्यादा पाई बॉन्डिंग, पाई बैक बॉन्डिंग करेगा पाई डोनर, फिर सिग्मा डोनर, फिर पाई एक्सेप्टर। ठीक है, सो क्लास दिस इज फॉर दिस क्लास। ये क्लास थोड़ी सी बड़ी हो गई। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके से फॉस्फीन शुरू करेंगे और एल्कीन्स करेंगे, तो इसके फैक्टर्स खत्म हो जाएंगे, फिर हम इसके बारे में करेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में। ठीक है, होप गाइस आपको ये क्लास पसंद आएगी। दिस इज फॉर दिस क्लास, थैंक यू सो मच।